जितना भी आपको टाइम मिलता है स्पेंड सम टाइम, थोड़ी सी एक्टिविटी कम कर दीजिए. ओके, गो फॉर वॉक, साइकिलिंग, वट एवर यू वांट, कीप योर सेल्फ फ्रेश, बट स्टडीज को निगलेक्ट नहीं करना आप. थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, कोई बात नहीं. इट इज स्टडीज, आई नो कि सुबह उठना पड़ता है या बाकी एक्टिविटीज़ कम होंगी. एक बार एग्ज़ाम्स हो गए लाइफ में, उसके बाद कुछ भी नहीं है. 1 और 2 ईयर्स का ही सिर्फ प्रॉब्लम है. फिर तो हर चीज़ की ऐप है, हर कोर्स आपको ऑटोमेटिक होता जाएगा. ये थोड़े कॉम्पिटेंसी कोर्सेज हैं, इनको क्लियर करना. एंड जिसका पढ़ने में इंटरेस्ट है, ऑफ कोर्स आई एक्सपेक्ट दैट गो फॉर हायर स्टडीज. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग आदित्य. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बच्चे. चलो, ऑल ऑफ यू आर देयर, so I just need presentation rights. Hello, today we are starting with these reefer cargoes. Reefer cargoes means the reefer ships, जो कि were very few or almost no more, because this trade has been taken over by the reefer containers. So otherwise, before these reefer containers, there used to be ships, of course smaller in size. So where the whole ship was a refrigerated ship, all 3-4 holds, whatever they have, so they were all refrigerated. So of course I have not worked on a full refrigerated ship, but I had worked on a ship where we had the one hold. These multi-purpose ships, general cargo ships used to be like that. So one hold with 2 twin decks was completely a refrigerated hold. So there we used to carry this fish, meat, other things from India to Japan, Europe. So ये आपके सिलेबस में है कि यस, कि आपके जो रीफर शिप्स हैं या रीफर कार्गो है, ये होता क्या है टुमारो, एंड यू शुड हैव लिटिल बिट ऑफ नॉलेज कि उसकी होल्ड प्रेपरेशन, सबसे पहले तो प्रेपरेशन, उसके साथ रीफर कार्गो वी हैव स्टडीड इवन इन कंटेनर्स, द रीफर व्हाट वी कॉल द रीफर कंटेनर्स. यहाँ पे ये रीफर शिप्स है, बट कार्गो अगेन यू कैन सी इट इज सेम. रीफर कार्गो में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? इफ़ यू सी रीफर कार्गो में प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? कार्गो, सेंसिटिव कार्गो, isn't it? Now अगर कार्गो सेंसिटिव है, if you do not take care, then what will happen? अब वहाँ पे तो था कि चलो इसके साथ डेंजर्स नहीं है, there is not going to be any fire, explosion or something like that, but इफ़ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ द कार्गो, उसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है, जैसे आपने रीफर कंटेनर्स में देखा है आपने कि यस, इफ़ यू डू नॉट मेंटेन द टेम्परेचर, उसको मॉनिटर नहीं करते या उसका मशीनरी को कुछ हो जाता है, बेसिकली द टेम्परेचर गोज अप, कार्गो खराब हो जाएगा. एंड इफ द कार्गो गोज बैड, दैट मीन्स यू नो वी आर नॉट कैरिंग ऑन अ स्मॉल क्वांटिटी, इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी इन टन्स claims. And some ports, so even if the cargo is gone bad, they say okay, we don't want to discharge, इसको ले जाओ वापस. Where are you going to take it back? घर में तो है कि ठीक है, अगर आप फ्रूट लेके आते हो या मीट सब्जी कुछ भी लेके आते हो, खराब हो जाती है, आप डस्टबिन में डाल देते. ऑन दीज शिप्स वेयर यू गोइंग टू थ्रो इट? सी में तो कुछ नहीं कर सकते आजकल तो. सो दिस इज अगेन अ वेरी सेंसिटिव कार्गोस. सो इसके लिए when these ships are running, so there was again, it's possible today also, few ships are still there, so they may be carrying this, but mostly this trade has been changed over to the reefer containers. उसके अंदर तो ठीक है, everything is very packed nicely, हमें खाली plug in करना है, temperature वगैरह monitor करना है. The same way if you see here, the success of your
reefer trade, what we call, is basically dependent principally on the condition in which the cargo arrives at the port of discharge. Now from this angle you have to study here. Tomorrow I am a duty officer. How will I prepare the ship for loading? And अगर आपने loading के लिए prepare कर लिया है, then how to load the cargo? During loading time क्या क्या precautions लेनी है? क्या होता है यार? And अगर आपने loading time में precautions ले ली हैं, then during transit and during transit के बाद discharge port. So इसमें थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें हैं कि yes, the success is not attained solely by efficiency of reefer machinery की जी हमारा फ्रिज काम नहीं कर रहा था इसके लिए सामान ख़राब हो गया, बट ये नहीं मालूम आपको कि अपने घर में आपने फ्रिज को ओवर स्टफ़ करके रखा हुआ था, तो मशीनरी क्या करेगी जब उसके अंदर एयर ही सर्कुलेट नहीं हो रही थी, तो व्हाट दैट स्मॉल मशीनरी इन द फ्रिज कैन डू, इजंट इट? सो कार्गो स्टोरेज जो है, हाउ यू लोड द कार्गो इनसाइड, वो भी इम्पॉर्टेंट। तो इस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। सो इट इज़ एसेंशियल, प्रॉपर मेथड्स ऑफ स्टोरेज आर एम्प्लॉयड, प्रॉपर प्रिकॉशंस आर टेकन बोथ प्रायर टू एंड ड्यूरिंग द रिसेप्शन ऑफ कार्गो, एंड ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द कैरेज इंस्ट्रक्शंस which define the conditions in which these goods are to be carried. Now, if these conditions are incomplete, inadequate, contradictory or wrong, then of course problems can be expected दोनों के लिए। शिपर ने मेरे को बताया ही नहीं कि भाई इसको किस टेम्परेचर पे कैरी करना है। सो इन कार्गोज की पूरी डिटेल आपके पास है, व्हाट इज़ द कार्गो, व्हाट टेम्परेचर, वेंटिलेशन, जो आपका रीफर मैनिफेस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग आती है। सो सारी चीज़ आपके पास, चीफ ऑफिसर इज बिन मेड अवेयर, देन ओनली यू नो what all precautions and what all steps to take. So most of the shipping companies issue their own official regulations. आजकल तो SMS मैनुअल में आपका हर कार्गो के लिए, कार्गो वॉच में आपने क्या करना है वो भी सब कुछ आपके पास आज रिटर्न डाउन कंडीशन में है। So these differ only in regard to type of cargo carried. Essentially they are the same and stress the importance of precautions under following. क्या क्या precautions हैं? Preparation of compartments, आपने कंपार्टमेंट ही ठीक नहीं बनाया, स्मेल, प्रीवियस कार्गो की स्मेल थी, कुछ भी था, कार्गो ख़राब हो जाएगा। आपने फ्रूट लोड किया, पहले फ़िश कैरी की थी, तो जब फ्रूट में तो फ़िश की स्मेल आ जाएगी। फ्रूट चाहे ठीक है, बट whosoever is eating the fruit, ओके अगर इसमें तो फ़िश की स्मेल आ रही, isn't it? See, such a small thing but it can create a very big problem. प्री कूलिंग ऑफ कंपार्टमेंट, कि आपका होल्ड जो है जहाँ आपने लोड करना वो ठंडा ही नहीं है। तो कार्गो को आप कितना भी ठंडा लोड करो तो कार्गो के खराब होने के चांसेस। लोडिंग विच इंक्लूड्स मेथड्स ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज, कैरेज, मेंटेनिंग प्रॉपर टेम्परेचर, प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट अनड्यू एक्यूमुलेशन ऑफ CO2। ये भी हम देखेंगे कि हाउ CO2 इज जनरेटेड व्हेन द फ्रूट्स आर राइपनिंग, एंड प्रिकॉशंस ड्यूरिंग ऑफ कोर्स लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो सबसे पहले तो बेसिक यार प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है कि जो आपकी मशीनरी है, ऑफ कोर्स engineers take care, reefer engineers are there, so there is a huge machinery, you can imagine कि आपके 4 होल्ड हैं, 5 होल्ड हैं, and the complete holds are refrigerated। यहाँ तो आपने छोटे छोटे चैम्बर्स देखे होंगे अभी, isn't it? चीफ कुक के साथ काम करते थे, कैप्टन साहब के साथ इंस्पेक्शन पे गए होंगे, मीट रूम, फिश रूम। सो नाउ इमेजिन दीज होल होल्ड्स, 3 या 4 होल्ड जितने भी हैं आपके, all the holes are completely refrigerated. So this is basically the principle of refrigeration. Your refrigerant gas जो है, it is compressed here, it is at normal temperature P1 T1, and when it is compressed, naturally we have seen जब ये गैस को compress करेंगे उसका टेम्परेचर ऊपर जाएगा, isn't it? तो आपने उसको compress किया, उसका टेम्परेचर भी ऊपर गया, and then this gas is again cooled into the condenser, water cooled condenser है, इसमें आप इसको कूल करते हो। जैसे आप कूल करते हो फिर इसके टेम्परेचर में फ़र्क पड़ जाएगा, एंड देन दिस गैस इज कूल्ड गैस इज पास थ्रू एक्सपेंशन वॉल। सो एक्सपेंशन वॉल में क्या है कि गैस इज सडनली अलाउड टू एक्सपैंड। तो ये हमने नेट में भी पढ़ा था, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स की, एनी गैस विच इज सडनली अलाउड टू एक्सपैंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कंप्रेसर ने इसको एक तो इसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया, इसलिए हमने इसको कूलिंग करके you pass through the expansion valve and pressure regulating valve, then when suddenly it expands there is a sudden drop of
temperature. So there is a lot of, immediately the temperature comes down. So gas ठंडी हो जाती है, freon and all that you must have seen, it becomes very cold, and then this is passed through the basically the grids. So जहाँ पे आपने जिस compartment को cool करना है, now these coils are basically tremendously cooled by this process. अब आपका इसके साथ जो भी solution यहाँ से पास होगा वो ठंडा हो जाएगा, या आप इसको ब्लो भी कर सकते हो. In normal small chamber the air is blown so it gets cooled and finally the cooled air is supplied. फिर warm air इधर आती है. In the bargain ये जो pipes हैं ये अपनी coldness जो दे देंगी, एंड जो warm air या wall brine जो आ रहा है वो उसको गर्म करेगा. Again this gas goes back to the compressor. फिर वापस वही साइकिल शुरू हो जाएगा. So this is how a basic the gas is cooled and how the compartments are kept cooled. तो ये तो था छोटे छोटे शिप्स के छोटे चैम्बर्स के लिए. अब जब शिप्स पे करना है तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती थी कि यार एक जगह कहीं पे भी लीकेज हुई तो मेरा पूरे का पूरे होल्ड का कार्गो खराब हो गया. सो दिस यार ये सिस्टम तो ठीक नहीं. तो ये सिस्टम हमने पढ़ा कि इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम गैस एट हाई प्रेशर P1, लो वॉल्यूम V1 एंड हाई टेम्परेचर T1, दैट इज आफ्टर द कंप्रेसर. It is obtained from the compressor. बस कंप्रेसर ने इस गैस को कंप्रेस किया तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा. So it is allowed to expand slightly and cool in the condenser to a pressure at P2, volume V2 and seawater temperature T2. So because we are cooling it to seawater, so naturally आप इसको उस टेम्परेचर पे ले आते हैं. This cooled liquid gas is suddenly allowed to expand by passing through an expansion valve. The expansion of the gas to volume V3 is accompanied by a slight fall in its pressure. So जैसे ये वहाँ से expansion valve से निकलेगी तो pressure में भी decrease आएगा. जैसे ही pressure decrease होगा there will be a large fall in its temperature. So ये गैस immediately ठंडी हो जाएगी. अब आप इसको किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हो, किसी चीज़ को भी ठंडा करने के लिए. The gas is now kept in contact with the substance to be cooled. So it absorbs the heat from the substance and cools it, while in turn its own temperature rises to T4. वापस वही साइकिल शुरू हो जाता है. तो ये तो एक सिंपल सिस्टम. Now there are two types of refrigeration system. One is direct, small refrigerated chambers on small ships and provision stores, and second is the indirect method and second refrigerant. So primary refrigerant is used to cool a tank of brine, and this cooled brine is circulated through the compartment. So this brine is passed through separate grids surrounding the compartment. तो उसमें क्या था कि अगर एक ग्रिड ब्लॉक भी होती है, चोक भी होती है, सो मेरा सारे कंपार्टमेंट इफेक्ट नहीं होंगे. सो ये सिस्टम बेसिकली आपका रीफर शिप्स पे एंड इवन आज अगर आप अपने देखिए चैम्बर्स पे भी ऐसे ही चलता है. यहाँ पे आपका एक सिस्टम चल रहा है. दिस इज व्हाट द सेम रेफ्रिजरेंट इज देयर. जो भी गैस आपकी है फ्रेन व्हाटएवर रेफ्रिजरेंट गैस इज देयर, इट इज कंप्रेस्ड अगेन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर. It is cooled in sea water, and from here it is again given to different expansion valves. Instead of one valve की बजाय it is sent to different grids. So अब ये जो expansion valve है, जैसे यहाँ से गैस इस कंपार्टमेंट में इस ग्रिड में आएगी, नेचुरली वो ठंडी होगी इस कंपार्टमेंट की इस कंपार्टमेंट, एंड फर्दर यहाँ से हमने इस कंपार्टमेंट से ब्राइन सोल्यूशन जो है सर्कुलेट किया. तो ये ग्रिड इसको ठंडा कर रही है, ये इसको कर रही है, और this may be a one hold and then you have these different grids running. अब इसमें है कि यार एक ग्रिड में लीकेज हुई या कुछ भी हुआ, हम इसको बंद कर देते हैं, दूसरे से फिर भी तीन ग्रिड जो हैं आपके कंपार्टमेंट्स को ठंडा करती रहेंगी. सो देयर इज नो डेंजर ऑफ योर कार्गो गेटिंग स्पॉइल्ड. सो दीज आर द बेसिकली अगेन योर कार्गो स्पेसेस, हाउ दे आर केप्ट कूल्ड बाय दिस इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन. तो ये तो था जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि यार रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम कैसे करता है. ऑफ कोर्स इट्स अ बिग थिंग, नॉट सो स्मॉल, बट इंजीनियर्स दे कीप वर्किंग, दे कीप सीइंग टेम्परेचर्स एवरीथिंग. तो इस साथ साथ हमारा भी ड्यूटी बन जाती है व्हेन वी आर लोडिंग द कार्गो ड्यूरिंग द ट्रांजिट कि इंजीनियर्स को फीडबैक देना. ऑफ कोर्स टुडे ऑन दीज शिप्स वी हैव रीफर इंजीनियर्स, सो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दिस. सो दे कीप ऑन चेकिंग द टेम्परेचर, दे कीप ऑन चेकिंग द what is the situation of the gas और जो भी है सब वो चेक करते हैं. Now reefer cargo transportation may be divided into three classes. एक तो फ्रोजन स्टेट, एक चिल्ड स्टेट और एक या तो सिर्फ एयर कूल्ड सिस्टम.
All the cargoes are not to be chilled, not to be carried to a frozen state. इसका गुड एग्जांपल आपने अपने शिप्स पे ही देखा, that you have seen, you go to the vegetable room, वो इतना वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है कि चलो मे बी +2 डिग्री +3 डिग्री, isn't it? फ्रिज का भी आपका नॉर्मल है, बट यू गो टू मीट रूम -15, फिश रूम -20. तो ये सारे अलग अलग टेम्परेचर, सो अलग अलग कार्गोज, अलग अलग फ्रूट्स, मीट्स, दे नीड different temperature. So ये है क्या, ये what is this frozen goods and what is chilled goods? So frozen means again butter, meat, poultry, fish. Now they do not suffer, frozen goods, they do not suffer even if they are overcooled. या आप उनको -26 पे लीजिए, -27, उनको कुछ नहीं होगा, वो खराब नहीं होंगे, because they are kept in that state. So they are carried in hard frozen state with temperatures not exceeding -12. But as a general rule, frozen commodity should be transported, stored at about -17.8 or even lesser than that. So for most of the products, this temperature provides protection against spoilage and growth of disease-forming organism. इसलिए low temperature पे, अब some commodities have a high fat content, such as ice cream and all, उसको -26 पे रखना. तो ये तो आपकी हार्ड फ्रोजन में है, इसमें है कि यस टेम्परेचर जो है कम नहीं होना चाहिए, माइनस जो है प्लस की तरफ नहीं जाना चाहिए, फिर एक कार्गो खराब हो जाएगा. तो -26 का -28 हो गया, कुछ नहीं होगा. बट चिल्ड गुड्स में अगर उनको ज़्यादा टेम्परेचर आपने लोअर किया तो वो खराब हो सकते हैं. सो फ्रोजन गुड्स जो है, अनफ्रोजन कोर, पार्शली फ्रोजन जोन विल लीड टू डिटोरिएशन इन टेक्सचर. फास्ट फ्रीजिंग लीड्स टू सुपीरियर क्वालिटी. अब ये भी है कि आपके जो गुड्स हैं, चाहे वो मीट है, फिश है, वेजिटेबल्स हैं, कि अगर तो हम उनको इमीडिएटली जैसे ही फ़िश को पकड़ते हैं तो उसको फ्रीज़र में डाल दें तो उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी. स्लो फ्रीजिंग रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज आइस क्रिस्टल्स दैट रप्चर सेल वॉल्स एंड रिजल्ट इन सॉफ्ट मशी प्रोडक्ट्स. सो फास्ट फ्रीजिंग इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. सो इसके लिए आपके डीप फ्रीजर्स या जो भी आप कहते हो, सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ देयर बिफोर द कार्गो इज सप्लाइड टू यू. नथिंग इज़ मोर डेट्रीमेंटल टू फ्रोजन फूड्स. अब फ्रोजन में एक और चीज़ भी है कि आप लोडिंग डिस्चार्जिंग कर रहे हो, बीच में पावर गई या कार्गो लोड किया, इट हैज़ कम टू नॉर्मल टेम्परेचर, वो तो सॉफ्ट हो जाएगा. आप और कोई बात नहीं, फिर दोबारा से इसको फ्रिज में डाल देते हैं, फिर होल्ड में डाल देते हैं, वहाँ पे कर देंगे, नो. सो दैट इज़ ऑल्सो डेट्रीमेंटल, मीन्स उसको डैमेज कर सकता है, उसको हार्म कर सकता है, उस कार्गो को ख़राब कर सकता है. तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग इज होता है बेसिकली ब्रिंगिंग द कार्गो टू नॉर्मल टेम्परेचर. सुबह सुबह आपने देखा होगा चीफ को मीट रूम से जाके मीट लेके आता है, वहाँ पे आके गैली में रख देता है थोड़ी देर के लिए, सो दैट इट कम्स टू नॉर्मल टेम्परेचर. दैट्स कॉल्ड थॉइंग. सो इट इज़ केप्ट देयर फॉर बेसिक प्रोसीजर तो है, स्लोली इट शुड कम टू द नॉर्मल टेम्परेचर. बट चीफ के पास टाइम नहीं है, वो पानी में डाल देता है, गर्म पानी, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए इमीडिएटली, ताकि उसको काट के बना सके. so ये चीज़ जो है इट इज़ बेसिकली डैमेजिंग, कि अगर वो एक बार हो गया, आपने उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आए, फिर वापस फ्रीजिंग की, नो, फिर वो ख़राब हो जाएगा. So these are the basically about your frozen foods. Now chilled goods क्या है? Now chilled cargo अगर देखिए, वो भी meat, cheese, eggs, fresh fruits, vegetables. Now they can be damaged by low temperatures. अगर आपने अपने फ्रिज में देखिए कोई वेजिटेबल है, उसको -10 पे ले गए, वो सारी काली हो जाएगी. That is called the freezing or chilling injury. So much tropical and subtropical produce is liable to chilling injury if subjected to temperatures below than the recommended ones. So symptoms of chilling injury: internal discoloration, surface lesions, failure to ripen properly and increased susceptibility to microorganisms. So chilled goods जो होते हैं, आज अगर कंटेनर में भी है तो उसका टेम्परेचर जो है उसने दिया -2, -3, सो यू गुड टू बी केयरफुल. यानी -2 को -20 कर दिया, अरे ठीक है ठंडा है, कुछ नहीं होता, नो. चिल्ड गुड ज़्यादा ठंडे हुए तो वो भी ख़राब हो जाएंगे. सर्टन मीट जो है चिल्ड टेम्परेचर पे वो अच्छा रहता है, उसकी फूड वैल्यू बहुत रहती है. फ्रोज़न पे तो 0 होगी इसकी फूड वैल्यू, बट वो ख़राब नहीं होगा. एक्सपोजर टू हायर टेम्परेचर्स is worse as it leads to very rapid deterioration due to enhanced respiration, ethylene production and water loss. ये आपका normally fruits या vegetables में. So chilled goods normally carry to -2 up to 12 degree depending upon the type of cargo.
Again, transit life of commodity is inversely proportional to its rate of respiration. Higher the rate, shorter its transit or market life. तो ये चीज़ भी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है when you are carrying these fruits or vegetables. So normally the higher the temperature, greater the rate of ethylene production. Temperature ज़्यादा होगा, ethylene होगी. Ethylene basically is a gas which helps in ripening the fruit. So जितनी ज़्यादा ethylene produce हुई उतनी ज़्यादा आपका फ्रूट जो है जल्दी राइपन हो जाएगा, खराब हो जाएगा. So ये तो था just for knowledge purposes. So you can read this: fruits, vegetable, other horticulture products begin to age and deteriorate from the time of harvest due to respiration, ethylene production and water loss. Fruits and vegetable continue to live and breathe even after the harvest. तब उन्होंने आपने उसको तोड़ भी दिया तब भी वो they continue to live and breathe, consuming oxygen, generating heat and giving off CO2. So this process known as respiration using plants resources causes changing that influence food value, flavor, quality, color, texture and water content. तो इसके लिए हमारे लिए क्या important है? After the harvest, most fruits and vegetable produce ethylene gas as a natural byproduct. And if properly managed, ये ethylene gas can be used to control the ripening of produce. जो आपका fruit है, तो ये ज़्यादा ethylene भी नहीं होनी चाहिए because जल्दी से fruit को पका देगी और रास्ते में ही fruit fully ripen हो गया, बनाना खराब हो जाएगा, it will become a garbage. However, unmanaged exposure to ethylene may harm commodities and cause unwanted ripening, faster ripening हो जाएगी. So fresh air exchange can limit the build-up. So वहाँ पे आपको sort of ventilation की, अगर आपको लगे ethylene ज़्यादा produce हो रही है तो उसको ventilation निकाल देंगे so that fruit doesn't, that is called modified atmosphere or controlled atmosphere conditions. They can help reduce the ethylene production. तो ये तो थोड़ी सी background about these products, what is frozen, what is chilled and what is basically the principle of refrigeration. अब हमारा काम शुरू हो जाता है कि yes, preparation of compartment, hold preparation. Now this is the first thing. If I have to load this cargo in the holds, so they will come like cartons and all that, pallets में आएगा, जैसे भी packed quantity में आएगा. So उसके लिए हमारे ships का सबसे पहली चीज़ है. Now this is also very tricky part. ये नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से होल्ड साफ किया उसके बाद लोड कर दीजिए एंड देन यू से जी कार्गो खराब हो गया, आई डोंट नो. सो यहाँ पे भी जो शिपर, कंसाइनी, a lot of money involved, so they also put the surveys, so like bulk carriers and all that, so there is a inspection, there is a survey of the holds कि हाँ भाई आपके compartments are clean enough for the this particular cargo, and second, are they enough cooled or not, machinery सब कुछ हो चेक होता है, देन ओनली दे अलाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे को कंपार्टमेंट प्रिपेयर करने हैं तो सबसे पहले तो आफ्टर डिस्चार्जिंग नेक्स्ट कार्गो के लिए क्लीनिंग. सो फर्स्ट इज कंपार्टमेंट मस्ट बी क्लीन. सो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, हाउ विल यू प्रिपेयर कंपार्टमेंट्स फॉर रेफ्रिजरेटेड गुड्स. सो शुड बी क्लीन, ड्राई, फ्री फ्रॉम एनी ऑर्डर. आफ्टर क्लीनिंग इट इज रिकमेंडेड टू वाइप द कंपार्टमेंट विद क्लोथ्स, wrung out it cleansing fluids, मॉपिंग कहते हैं कि इट शुड बी थॉरोली wiped and made absolutely dry, ताकि उसके ऊपर कोई मोल्ड फॉर्मेशन ना हो. नॉर्मली यू हैव द ग्रेटिंग्स, आपकी इंस्टेड ऑफ डनेज की बजाय वो परमानेंट ग्रेटिंग रहती है ऑन द टैंक टॉप पे. ट्विन डेक, नॉर्मली दीज शिप्स हैव 2 ट्विन डेक्स, लोअर होल्ड जिसकी हाइट काफ़ी कम रहती है, ज़्यादा हाइट नहीं होती बिकॉज यू कैन नॉट लोड कार्गो बल्क कैरियर के एक होल्ड में नहीं कर सकता, नीचे का कार्गो डैमेज हो जाएगा, एयर सर्कुलेशन भी नहीं होगी. सो इफ नेसेसरी कंपार्टमेंट्स मस्ट बी डिओडराइज्ड यूजिंग पेटेंट डिओडराइजर्स. जैसे मैंने आपको बताया कि यू मे हैव कैरीड फिश, अब आप फ्रूट कैरी करना चाहते हो या कुछ और कैरी करना चाहते हो, एप्पल्स कैरी करना चाहते हो, तो उसके लिए फिश की उस चीज़ की उसके लिए डिओडराइजर्स को यूज़ किया जाता है ताकि लास्ट कार्गो की देयर इज नो स्मेल, नो ऑर्डर इन द कंपार्टमेंट. ग्रेटिंग शुड बी लेड, स्क्रब्ड, क्लीन एंड इफ स्टेन. हो सकता है आपकी ग्रेटिंग है उसको उठा के, तो इसमें क्लीनिंग में काफ़ी टाइम जाता है एंड वी हैव टू डू अ थॉरो जॉब. सो टुमारो इफ यू आर वर्किंग सो यू मे बी इंचार्ज कि हाँ भी चलो होल्ड क्लीनिंग करनी है, पीपल आर डूइंग. सो इट इज़ वेरी फाइनर क्लीनिंग जिसे कहते हैं, बिकॉज एक तो खाने की चीज़ है और एक उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए. परमानेंट डैमेज, इंसुलेशन, फाइबर ग्लास, वूल, पॉलीएथिलीन, फोम मस्ट बी इंस्पेक्टेड एंड रिपेयर्ड. नाउ इस कंपार्टमेंट के जो कार्गो होल्ड्स होते हैं, they are not like normal ships, so they are totally insulated.
So that's basically sometimes there's a steel cladding and ship side और अंदर की जो लेयर है उसके बीच में lot of insulation is put so that बाहर का जो हल का जो टेम्परेचर है वो अंदर उसको आपके कार्गो को या अंदर कार्गो एटमॉस्फेयर को गर्म ना करे, कार्गो कंपार्टमेंट के एटमॉस्फेयर को. देयर शुड नॉट बी एनी ट्रांसफर ऑफ हीट. सो इसके लिए इंसुलेशन. Bilges, copper should be clean, odor free and their suctions tested. Brine trap should be checked, refilled. Now brine trap basically क्या करता है? It prevents warm air from entering the cold air. And again cold air escaping from the compartments. कि अगर आपके स्कपर्स हैं जैसे, so स्कपर्स के नीचे में ब्राइन ट्रैप रहता है. अगर स्कपर से सारी कोल्ड एयर बाहर जाती जाएगी या हो सकता है बिल्जेस से आपकी ये चीज़ like this is like your brine trap. So brine trap is basically a U bend. Basically इसमें आप you put a brine is a low freezing point liquid, low density and low freezing point होता है. It doesn't freeze so fast. So इसके अंदर by chance आपका यहाँ कुछ पानी भी कुछ भी है, so it can drain, but this will remain here. So it will like act like a block. It will act like a seal. So it will not allow the cold air to go out, and it will not allow the hot airs from the bilges to come into the compartment. So this is basically, and this is your insulation. Quite thick insulation रहती है from ship side to अंदर की आपकी जो inner barrier है. So these are the things which we are supposed to check during the hold cleaning. या जब हमने hold की preparation की है, तैयारी की है, तो we will check all these things. Ventilators to be plugged if applicable. Thermometers. अभी देखिए कितनी चीज़ें हैं. There are a lot of sensor. आजकल तो of course technology is high. There are a lot of sensors are put inside, जिनकी रिमोट रीडिंग जो है आप अपने कार्गो कंट्रोल रूम में या इंजन रूम ECR they can monitor from there. No need to open the compartment. और पुराना ज़माना की थर्मामीटर लेके टेम्परेचर देखने के, no. Permanent sensors are fitting, but I have to see that these sensors are working. That is most important. ये नहीं कि सेंसर लगे हैं उसके बाद कार्गो लोड हो गया एंड टेम्परेचर का पता ही नहीं लग रहा. Isn't it? So thermometers, anything, whatever system is there, cleaning के बाद we will check this. They are functioning to be inspected. Any shortcomings to be made good. Calibrations to be carried out for remote thermometers. ये तो है नहीं कि अंदर का टेम्परेचर +10 है वो -10 दिखा रहा है. And by the time we reach सारा कार्गो खराब हो गया. Isn't it? So ये चीज़ें जो हैं, that's what the chief officer will send you कि ओके भाई जरा ये देखो ये ठीक है. Air delivery ducts, brine pipes to be checked for leaks, blockages, and closing devices. Booby hatches, doors. Sometimes there are doors in between, and booby hatches from one deck to another deck. Inefficiently, good working order, packings, especially now you can imagine. आपका कार्गो होल्ड है जिन्होंने कंटेनर शिप्स पे काम किया, दे नो हैच कवर्स. अब अंदर पूरा का पूरा कोल्ड एयर है, एंड अगर आपका हैच कवर इज नॉट एयर टाइट तो कोल्ड एयर तो वहीं से बाहर आती जाएगी. अब दूसरे शिप्स में तो था कि ठीक है थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, कंटेनर शिप्स में पानी भी अंदर जा रहा है होल्ड में, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. बट इन शिप्स पे ऑल दीज एंट्रेंसेस, बूबी हैचेस, हैच कवर्स हैव टू एब्सोल्युटली, जिसे कहते हैं कि एयर टाइट. अब आपका नेक्स्ट आ गया कि आपने इतनी सारी प्रेपरेशन कर ली, सारे सेंसर्स भी देख लिए, थर्मामीटर, वेंट्स भी देख लिए, एंड क्लीनिंग पार्ट भी देख लिया. नाउ कम्स अ प्री कूलिंग ऑफ कार्गो स्पेसिस, पार्ट ऑफ योर होल्ड प्रेपरेशन. नाउ प्री कूलिंग ऑफ कार्गो स्पेसिस बेसिकली क्या करती है? नाउ इफ आई एम कमिंग टू लोड पोर्ट फॉर लोडिंग, सो आई कैन नॉट कम टू द लोड पोर्ट अलॉन्ग साइड एंड देन स्टार्ट कूलिंग द कंपार्टमेंट. तो 10-12 घंटे तो कूलिंग में ही लग जाएंगे. तो इसके लिए आफ्टर क्लीनिंग वी स्टार्ट द मशीनरी. चलो यार अब सफाई होगी, अभी इसकी कूलिंग करते हैं. तो उससे क्या होता है, दो काम. एक तो चेक ऑन द ऑपरेशन ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड ऑल्सो नेसेसरी टू प्री कूल सच अदर मटेरियल्स विच मे बी रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज. तो हमारी मशीनरी का भी चेक हो गया. दे कैन ऑल्सो चेक द पैरामीटर्स, थर्मामीटर्स, सब कुछ आप चेक कर सकते हो. प्लस आपको भी पता लगता है कि हाँ यार मैंने कार्गो लोड करना है -10, -12, -20 पे, whether this compartment can be cooled to that or not. So during the voyage, there is lot of work on these reefer ships, hell of a lot of jobs.
आपने देखे हैं कंटेनर्स पे, देखा नहीं कभी किधर ख़राब हो गया, एक कंटेनर 32वां माह भाग रहे हैं, फिर लोअर होल्ड में ख़राब हो गया, फिर 3 हाई पे ख़राब हो गया। आजकल तो 5 हाई 6 हाई पे भी रीफर लोड हो रहे हैं एंड वहाँ पे भी जाना पड़ता है। So for instance, when carrying chilled meat, the requisition number of meat, bars, hooks, जो भी उसके अंदर इक्विपमेंट है, जो भी इक्विपमेंट लगा वो सारा ठंडा होना चाहिए अप टू द टेम्परेचर वी आर गोइंग टू लोड द कार्गो, रादर 4 डिग्री उससे भी कम। इफ आई एम गोइंग टू लोड कार्गो एट -20, तो हम अपना कंपार्टमेंट को -24, 25 पे ले जाएंगे, क्योंकि जैसे ही भाई ओपन द हैच, नॉर्मली आई रिमेंबर, so I worked similar those type of ships as a cadet and as a chief officer. So cadet टाइम में यही ड्यूटी होती थी कि चलो भी सब चेक करो, फिर चीफ ऑफिसर बने तब भी उस टाइप के शिप पे काम करने को अपॉर्चुनिटी मिली, तो फिर तो सारा कुछ आपके जिम्मे पे था। एयर होल्ड जो हैच कवर है बंद होते हैं खुलते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम ठीक है, क्योंकि ये तो है नहीं कि आपने हैच खोल दिया उसके बाद को जी अब सर हैच कवर बंद ही नहीं हो रहा, तो अंदर का सारा कार्गो ख़राब हो जाएगा जितनी भी आप उसकी रीफर मशीनरी को चला के रखो। So required pre-cooling temperature may be few degrees lower than the required transport temperature to allow for fluctuations. तो यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। Pre-loading survey must be conducted in the best interest of all concerned, isn't it? अब जो कार्गो कैरी करना है, तो जो शिपर है जिसने कार्गो दिया उसको भी पता होना चाहिए कि भाई उसका जो कार्गो इज गोइंग ऑन अ शिप विच इज़ इन गुड कंडीशन, तो वो भी अपना सर्वेयर भेज देगा। ओनर का सर्वेयर भी हो सकता है, कंसाइनी का सर्वेयर भी हो सकता है कि देखो, क्योंकि नोबडी वांट्स द कार्गो टू गेट स्पॉइल्ड एंड बाद में आज ही लिटिगेशन में जाओ, कार्गो तो खराब हो गया ना, तो इसलिए एवरीथिंग इज चेक बिफोर दिस लोडिंग। सो सर्वेयर टू इंस्पेक्ट द होल्ड फॉर क्लीनलीनेस, फिटनेस एंड सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग ऑफ द रेफ्रिजरेशन प्लांट। सो इसके बाद वो चेक करके देन ही इशूज द सर्टिफिकेट accordingly certifying species fit to receive whatever we want to carry. So अब आपकी आ गई प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। अब ठीक है, आपने होल्ड तो तैयार कर लिए, आपका कार्गो भी तैयार हो गया, सब कुछ एवरीथिंग इज इन गुड कंडीशन। नाउ आपकी कार्गो की इंस्पेक्शन, नाउ प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन ऑफ द कार्गो। बेसिकली हमारे शिप की तो इंस्पेक्शन कर ली सर्वेयर जी कि हाँ यार ठीक है, क्लीनलीनेस भी ठीक है, ग्रेटिंग्स, टेम्परेचर सेंसर्स, machinery, temperatures are also good, but what about the cargo I'm going to load? ये जो reefer cargo है, it passes many stages, so it's a big chain, right? जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ से प्रोसेस होता है, वहाँ से ये गाड़ी में डाला जाएगा या कंटेनर में आएगा, फिर वो ट्रेलर उसको रेलवे में लेके आएगा या कहीं ना कहीं और से होगा, फिर अगेन तो हो सकता है रास्ते में भी ख़राब हो सकता है, किसी ने टेम्परेचर ना ठीक मेंटेन किया, अब वो तो आके हमारे शिप के अलॉन्ग साइड रख दें एंड हम उसको चुपचाप से लोड कर लें, एक्चुअली तो कार्गो पहले से ही ख़राब हुआ हो, बिकॉज ये ओपन तो है नहीं, इट इज़ ऑल इन पैक्ड। जैसे आप प्रोविजन स्टोर रिसीव करते हो, मीट फिश आपने कार्टन्स में रिसीव की होगी, आजकल तो सारा कुछ कार्टन्स में आता है, तो इसके लिए प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन जो है वो भी जरूरी है। सो व्हाट इज़ द नीड फॉर इंस्पेक्शन? कैरेज और रीफर कार्गो बाय सी इज जस्ट वन स्टेज इन अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग, हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑपरेशंस। कि कहाँ ये प्रोसेस होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ पैक होता है, फिर कहाँ पे ये इसको ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो कहीं पे भी ये ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए प्रोडक्ट्स कैन बी डैमेज्ड और डिक्लाइन इन क्वालिटी एट एनी स्टेज। तो इसलिए प्री इंस्पेक्शन, प्री शिपमेंट सर्वे, जिसके लिए आपके पास सर्वेयर्स हैं। नाउ सर्वेयर जॉब इज दे चेक द कार्गो ऑल्सो, एंड एज अ ड्यूटी ऑफिसर आई विल ऑल्सो मेक अ रैंडम चेक्स। तो हम तो क्या उसको विजुअली और अपेरेंटली देख सकते हैं कि यार बाहर से उसकी कंडीशन क्या है, बट बाहर से भी अगर आपको उसकी कंडीशन ख़राब दिख रही है, कार्टन्स आर ब्रोकन या सॉफ्ट हो गए हैं या काले हो गए हैं, तो आई कैन डेफिनेटली से कि नहीं भी दिस कार्गो इज़ बैड, सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू लोड डैमेज कार्गो और बाद में क्लेम देते रहे। सो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन इज देयरफॉर एसेंशियल टू डिटरमिन एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ लोडिंग। So I hope you all have understood what is the importance है। कई बार पूछा भी जाता है कि what is the importance of pre-shipment inspection? कि pre-shipment inspection of the cargo is important because I don't want to load any damaged or spoiled cargo, isn't it? Because cargo is coming through many stages, it's a long chain,
तो इसके लिए जब हम लोड होगा, हमारे शिप पे लोड होगा, तो वी विल हैव अ इंस्पेक्शन। तो मैं तो अकेला नहीं कर सकता, वी हैव लॉट ऑफ वर्क ऑन द शिप। तो इसके लिए आपकी असिस्टेंस के लिए देर आर सर्वेज, देर अदर पीपल गिवन who basically also check this. So pre-shipment inspection by ships officer is generally confined to visual inspection of the cargo and measurement of temperature. मैं तो इससे ज़्यादा नहीं चेक कर सकता, विजुअली चेक कर सकता हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा या रैंडमली कार्टन्स का टेम्परेचर चेक कर सकता हूँ। ना वो कहता है अभी सिंगल स्पेसिफाइड कैरेज टेम्परेचर इज मीनिंगलेस। क्या अभी उसने कह दिया अच्छा अभी यहाँ कार्गो लोड कर रहे हो, कोई इंस्ट्रक्शन दी नहीं, चलते चलते हम इसको -20 पे रख लेना? नो, ऑफ कोर्स दैट चीफ ऑफिसर्स नो, सो दे विल ऑल द हैव डॉक्यूमेंट्स इवन फ्रॉम द एजेंट कि ये कार्गो क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, व्हाट आर द डिटेल्ड कैरेज इंस्ट्रक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस ऑफ थॉइंग एंड पार्शियल थॉइंग। थॉइंग मीन्स कि हो सकता है कार्गो बीच में कहीं टेम्परेचर ऊपर गया तो वो सॉफ्ट भी हो सकता है। So it is important to check a frozen cargo does not show signs that it had thawed and refrozen before it had been presented for shipment. Such thawing or near thawing is often indicated by distortion of product shape and release of liquids. So ये आपको ऐसा दिखेगा, that means कि ये कार्गो अब वो कहने जिसका टेम्परेचर ठीक है, but in between means रास्ते में कहीं ना कहीं ये कार्गो this is again looks, so we can say no भाई this we will not load, इसको लीजिए वापस निकाल दीजिए। और इट इज़ अप टू द सर्वे, लेने से कि हो सकता है कि कई बार कार्टन ही खराब हो, अंदर से कार्गो जो है वो अच्छी कंडीशन में। सो दे आर देयर फॉर आवर हेल्प। सो ये अगेन पैलेटाइज्ड कार्गो लाइक बॉक्सेस, कार्टन्स, सारी चीज़, इवन फ्रूट्स देख लीजिए, मीट देख लीजिए, फिश, एवरीथिंग कम्स इन दिस टाइप ऑफ कार्टन, इट्स कॉल्ड अ प्रोसेस्ड वन। सो इसके लिए एज अ ड्यूटी ऑफिसर व्हाट विल आई डू? So at least contents of at least 5 to 10% cartons from each lot should be examined on random basis. So in case frozen cargoes, their core temperature should be obtained by using dial thermometer. Isn't it? So dial thermometer क्या होता है कि it has got a probe which should remain in the carton for at least 3 minutes. So that is the best thing because उसमें आपको the thermometer जिसको आप डाल के निकालते हो, जब तक आप निकालोगे उसको सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर जो है वो टेम्परेचर ऊपर कर देगा। सो ये जो प्रोब टाइप थर्मामीटर्स हैं, स्पेशल थर्मामीटर्स रहते हैं विच यू इंजेक्ट एंड उसको बाहर डायल लगा होता है, यू कैन कीप ऑन रीडिंग द, उसकी रीडिंग देखते हैं टेम्परेचर क्या है। एंड अगेन ऑल्सो ये तो है कि आपने चेक कर लिया ना, रीफर चैम्बर शुड बी डिवाइडेड विद एयर चैनल्स फॉर ईच ब्लॉक। अब कार्गो जब लोड करना है तो ये भी आपको होना चाहिए कि रीफर कार्गो उसको एयर सर्कुलेशन चाहिए। इधर ये तो है नहीं कि पूरा का पूरा होल्ड भर दिया तो एयर कहाँ से सर्कुलेट होगी, रास्ता ही नहीं मिलेगा एयर को बीच में जाने का। सो इफ यू रिमेंबर वी आर डूइंग दिस होल्ड प्रेपरेशन इनिशियली, उसमें भी हमने देखा था डनेज, साइड बैटन्स, तो उनका एक पर्पस ये भी था फॉर द एयर सर्कुलेशन। सो इसीलिए इनका ये जो फ्रोज़न फूड है या फ्रोज़न स्टफ्स हैं या रेफ्रिजरेटेड गुड्स हैं, उनको जब होल्ड में स्टोर किया जाता है तो दे आर मेड लाइक अ ब्लॉक्स। बीच में आप चाहे डनेज रख दीजिए, चाहे उनको आप बीच में सिक्योरिंग भी होनी चाहिए, तो है नहीं कि गैप तो नहीं रख सकते, तो गिर जाएगा कार्गो। सो बेसिकली विद द वुडन प्रॉपर जिसे कहते हैं चैनल्स बनाए जाते हैं ताकि द एयर रीचेज ईच एंड एवरी कार्टन। सो ईच एंड एवरी कार्टन शुड रिमेन कूल। सो समबडी कैन आस्क यू यार हाउ डू यू लोड दिस रीफर कार्गो? ऐसा सर रीफर कार्गो जब होल्ड में लोड करना है तो नेचुरली नीचे भी ग्रेटिंग है आपकी, साइड में भी ऑफ कोर्स सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं साइड बैटन्स की तरह आपकी शिप साइड जो इंसुलेटेड है वहाँ पे भी गैप होगा, वहाँ पे भी बैटन्स टाइप होंगे जहाँ से कार्गो इज नॉट टचिंग द इंसुलेशन डायरेक्टली एयर सर्कुलेशन के लिए। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हाउ कम्स द वेंटिलेशन? Now some cargoes, notably bananas and less sensitive citrus varieties, cooling in transit is normal. So in these cases, a period of 48 hours should be specified during which fresh air ventilation is stopped to allow maximum refrigeration. So बीच में आपको रेफ्रिजरेशन भी करनी है एंड देन वेंटिलेशन भी करनी है। ये सारी आपकी एज पर द शिपर्स इंस्ट्रक्शन आपका जिसे कहते हैं रीफर मैनिफेस्ट में, और शिपर्स का जो मैनिफेस्ट होगा कार्गो इंस्ट्रक्शंस होगी एंड रीफर इंजीनियर्स जो हैं दे बेसिकली कीप ऑन चेकिंग दैट।
Now protecting the cargo from contamination. Contamination क्या है? CO2. Now you know we have seen this because when the cargo is getting ripened, so there is a CO2 is produced. So in case of fruits, the ripening cause evolution of CO2, which if present in concentrations above 5% can spoil the cargo. So उसको चेक करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, थर्मोस्कोप. अगेन रीफर इंजीनियर्स एवरी डे उनकी मॉर्निंग इवनिंग ड्यूटी होती है, दे कीप चेकिंग द CO2 लेवल. अगर CO2 लेवल ज़्यादा है वो चीज़ को बताएंगे, यू कैन डू अ वेंटिलेशन रिलीज, isn't it? We can exhaust this CO2 को ताकि उसका लेवल ज़्यादा ना हो. फ्रूट को नॉर्मल जिस रेट से उसने राइपन होना है उसी रेट से करना है, जल्दी नहीं करना, अदरवाइज बिफोर रीचिंग कार्गो खराब होने के चांसेस. तो ये तो हो गया कि आपने लोडिंग कर ली, प्रेपरेशन थी, लोडिंग. उसके टाइम में हम क्या देखेंगे? कार्गो प्री शिपमेंट, प्री कूलिंग. सो एवरीथिंग वी हैव डन. नाउ कम्स द प्रिकॉशंस ड्यूरिंग लोडिंग, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम है. यू आर द बॉस, यू आर द इंचार्ज लोडिंग के टाइम में. अब reefer cargo should be loaded only under supervision of a first of all recognized surveyor. तो आपकी just for information, any surveyor, anybody comes on the ship, ये नहीं कि वो जेटी पे खड़े हैं अच्छा जी करते जाओ, हमें पता ही नहीं है. तो सबसे पहले तो एजेंट विल लेट द चीफ ऑफिसर नो कि हाँ भाई कौन सर्वेयर किसकी तरफ से, शिप ओनर सर्वेयर है, जो भी है. तो आपके लिए एज अ ड्यूटी ऑफिसर यू गो एंड मीट हिम and he will normally give you the card, take his name and see who he is. ये नहीं कि अच्छा सर्वेयर अच्छा चुपचाप से आ गया, नो. तो उसको आप पोलाइटली पूछ सकते हैं, मे आई नो यू आर रिप्रेजेंटिंग whom, यू आर फ्रॉम विच साइड, किसने आपको भेजा है, जो भी है. एंड मेक अ रफ एंट्री इन योर पोर्ट लॉग, सो एंड सो सर्वेयर रिप्रेजेंटिंग द ओनर और रिप्रेजेंटिंग द शिपर and from which company. Normally इनकी कंपनीज रहती हैं, सर्वेयर्स की कंपनीज, फ्रॉम विच कंपनी ही इज देयर, उसको भी आपने. एक गुड ऑफिसर जो है, ही इज ऑलवेज कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, सो ही नोज कौन सा सर्वेयर है, कब आया था, कब गया, isn't it? So खुदा ना खास्ता कल को कुछ भी कार्गो डैमेज होता है, so how can we make a report कि हाँ भाई whether it was washed, whether somebody was monitoring or not monitoring. And ensure delivery to the ship side is matched to the loading onto the vessels to reduce the time of products waiting on the quay. अब जब आपने लोडिंग करनी है तो ये भी नहीं है कि हैच कवर खोल दिए और कार्गो है ही नहीं, तो जो आपने कार्गो होल्ड ठंडा किया तो सारा गर्म हो गया. तो इसमें ये बड़ी प्रॉब्लम रहती थी. सो नॉर्मली वी लोड इन द इवनिंग्स, नाइट टाइम, तो डे टाइम तो बॉम्बे गर्म होता था. सो इवनिंग टाइम व्हेन इट इज सन इज नॉट देयर, सो इवनिंग टाइम में ड्यूटी होगी तो इसके लिए शाम को ऑफकोर्स हमारे तो 3-4 कैडेट्स होते थे, तो ड्यूटी ऑफिसर के साथ एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा कैडेट डाल दिया जाता था, भी रीफर लोडिंग होनी है. सो इंश्योर होल्ड स्पेस इज प्री कूल्ड टू बिलो कैरेज टेम्परेचर्स एंड प्रोडक्ट शुड बी डिलीवर्ड इन इंसुलेटेड कंटेनर्स और एटलीस्ट इन कवर्ड व्हीकल्स. ये नहीं कि खुला ही वो प्रोडक्ट लेके आ रहा था तो वैसे ही गर्म हो गया हो. Damp, wet, stained, torn carton should be inspected, repacked in new cartons if cargo inside is in good condition. And contents of 5 to 10% cartons from each lot should be examined on random basis. जब आप लोडिंग कर रहे हो, once in a while you go on the jetty and you check यहाँ भी सारा कार्गो ठीक है कि नहीं, and you are right. And cartons with soft dipping content should be rejected. And refrigeration to hold should be returned और should be turned on during the long breaks. 15-20 मिनट से ज़्यादा ब्रेक है, कार्गो बंद हुआ है, प्लीज़ क्लोज द होल्ड्स. सो हैच कवर खोलने बंद करने में ही हैच कवर की हवा निकल जाती, वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कई बार. तो इसके लिए आई यूज्ड टू बी मोस्ट स्केयर्ड कि भैया मिनिमम ब्रेक लीजिए, एक बार कार्गो ख़त्म करो, एक ही बारी ब्रेक लेना, ताकि हमने बार बार हैच कवर ओपन बंद किए तो हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी. सम पीपल आर वेरी अंडरस्टैंडिंग स्टीवर्ड्स, तो कहते हैं चलो ठीक है. कार्गो शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सपोजर टू विंड, रेन, सन until it is about to be transferred to the vessel. यानी कि जेटी पे खुला ही रखा हुआ है और उसके बाद लोड कर दिया, एंड देन यू से कि भी कार्गो जब आप डिस्चार्ज करोगे कि शिप ने कार्गो खराब कर दी. इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन, बिकॉज यू आर द पर्सन ऑन द स्पॉट, चाहे आप थर्ड ऑफिसर हो, सेकंड ऑफिसर हो. सो इट इज़ माई प्राइम ड्यूटी, आई यूटिलाइज माई मैन पावर कि हाँ भाई यह चेक कर क्या हो, चेक कर क्या हो. अदरवाइज इन्फॉर्म चीफ ऑफिसर की सर कार्गो तो ओपन पड़ा है जेटी. लोडिंग इफ पॉसिबल शुड बी कैरिड आउट ड्यूरिंग नाइट टाइम. Completion loading reefer chamber should be closed, airtight and cooling resume.
तो ये दीज आर द बेसिकली आपकी लोडिंग की प्रिकॉशंस हैं। जब आपने लोडिंग करनी है उसमें कुछ है नहीं, हैवी कार्गो तो है नहीं, शिप स्क्रीन्स के साथ अगर आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हो। सिर्फ यू हैव टू इंश्योर इट इज स्टोर्ड प्रॉपर्ली इनसाइड द होल्ड्स एंड इट इज इन अ गुड कंडीशन। सो अनलोडिंग के लिए भी वही मोस्ट ऑफ द टाइम सेम प्रिकॉशंस। एटमॉस्फेयर शुड बी चेक्ड प्रायर मैन एंट्री, वेंटिलेशन कैरिड आउट, कि बंदों ने अंदर जाना है, स्लिंग लगानी है, सब कुछ है, दे हैव टू गो इनसाइड द होल्ड, isn't it? So इसके लिए before they enter the holds we make sure that it is there is enough oxygen. So वो सब चेक करके, ये तो है नहीं कि हम उसे पूरा खोल देंगे, यहाँ भी वेंटिलेट कर दो, नो, but at least we should say that there is enough oxygen so people can work. Of course lighting is not an issue. At discharge port cargo surveyor is generally called to check the transit temperature and CO2 records. So यहाँ पे भी काफ़ी चेकिंग है सारा, कि आपका वॉयज का जो पूरा रिकॉर्ड है that is again checked. यहाँ पे डेली टेम्परेचर लिस्ट दिखाओ। ऑफ कोर्स आजकल तो बताया ये शिप्स कम हो गए हैं, रीफर में देखा होगा आप, चिप लगाओ, एनीबडी सिटिंग एनीवेयर कैन सी यहाँ भी आपका कार्गो कहाँ पहुँचा है, उसका टेम्परेचर कितना है। So reefer cargo should be discharged only under supervision of a again recognized surveyor, usually the consignee surveyor. Consignee कौन होता है? रिसीवर। वो अपना सर्वेयर भेजेगा कि हाँ भाई थर्ड पार्टी, क्योंकि अदरवाइज तो देयर कैन बी अ डिस्प्यूट। कंसाइनी के कार्गो खराब हो गया, शिप कहेगा जी नहीं हमने तो अच्छा डिस्चार्ज किया। सो इस डिस्प्यूट को हटाने के लिए, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, और बिफोर द डिस्प्यूट अराइजेस दे पुट अ सर्वेयर। So who is a neutral person who sees क्या भी कार्गो खराब है। They are big company people. So the surveyors की companies, big companies होती हैं, वहाँ से surveyors आते हैं, they check. So whatever is, whether the ship has discharged in good condition, he will write discharge in good condition. But if cargo is spoiled on the ship, वो आपको report दे देगा. So when cargo is unloaded from the ship, similar precautions. Unloading carried out as quickly, rapidly as possible, and cargo should be protected from rain and high temperature. तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपने अपने होल्ड्स जो हैं ठीक टाइम पे खोलने हैं, नहीं कि पहले ही खोल के रख दिया, स्टीवडोर आए ही नहीं। हमें टेंडेंसी रहती है, सब कहते हैं अरे पहले ही खोल दो, नहीं, 15 मिनट पहले ही। एवरीथिंग इज बिफोर बिफोर बिफोर। पंक्चुअलिटी में तो हमारी पंक्चुअलिटी ये नहीं है, आधा घंटा पहले ही चले जाओ। यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं करनी। व्हेन एवरीथिंग इज रेडी यू पास द सुपरवाइजर, हाँ भी एवरीथिंग इज रेडी, ऑल मैन आर रेडी, गाड़ी नीचे है, so please do not let the cargo wait, then only open the holds and let them discharge. Any cargo damage noticed, full details of damage should be noted, marks, numbers, nature, extent of damage. तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है किसी भी चीज़ के, whether it's a cargo damage or damage to the ship by the stevedores, that's called third party. Stevedores are third party, so they are using your gear, they are hired, they are employed to discharge the cargo, so they get paid for that. But in the bargain if they damage anything तो उसको पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी है कि ये कॉमन क्वेश्चन आपके लेवल पे पूछा जाता है काफ़ी स्टेजेस पे, कि अगर रीफर है चाहे दूसरा कार्गो है, कि अगर डैमेज होता है, आई थिंक यू नो इजंट इट, डैमेज रिपोर्ट कैसे बनानी है उसकी। यहाँ पे है कि फुल डिटेल्स ऑफ द कार्गो, कितने कार्टन है, तो है नहीं कि जस्ट राइट कार्गो डैमेज, अरे कितने कार्गो डैमेज, कितने कार्टन डैमेज हुए, 1, 2, 10, कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही पेमेंट होगी ना, उसके अकॉर्डिंगली केस क्लेम सेटल होगा। एंड देन यू हैव टू राइट द कंडीशन कि भाई और द कॉज, थर्ड पार्टी डैमेज में व्हाट इज द कॉज। सो एपरेंट कॉज हो सकता है क्रेन ड्राइवर, क्रेन ठीक नहीं चलाई, सेलिंग टूट गई, कार्गो ही गिरा ऊपर से, पानी में चला गया। तो briefly this is, that's why your language over the command over the language should be good, so that you can briefly write and explain due to the mishandling of the crane or due to this so much cargo damage and they are held responsible। फिर उनके सिग्नेचर की अच्छा भैया देखो साइन करो, तो नहीं भी करते साइन, फिर चीफ ऑफिसर का काम शुरू हो जाता। तो आपका काम है एटलीस्ट वो रिपोर्ट में डिटेल बनाना, उसकी कार्टन्स का कितना नंबर है, व्हाट आर द further details।
एंड कार्गोज में गेट डैमेज ड्यू टू एक्सपोजर आफ्टर लैंडिंग ऑन जेटी, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, वार्निंग नोट ऑफ प्रोटेस्ट दे सकते हैं. Liability on carrier must be still watchful, promptly record in maximum possible details. And cooling of reefer chambers should be stopped only just prior to opening them for discharge. So जब हम loading discharging कर रहे हैं, hatch covers are open, that time we stop the machinery. And जैसे बंद कर देंगे आप उसको ऑन कर दीजिए. And ship staff should continuously monitor discharge operations along the surveyor in order to ensure ship's interests are not jeopardized by the local influences. ये नहीं कि सर्वेयर पे छोड़ दिया, वो तो हो सकता है लोकल बंदा है, लोकल कंसाइनी भी लोकल ही है, तो आपस में उनकी अट्टी सट्टी भी हो सकती है. तो आपने अपना शिप का इंटरेस्ट देखना है, रिलेशन भी अच्छा रखना है, उनसे बात भी अच्छी तरह से करनी है, रिस्पेक्ट से करनी. Lot of time they are master mariners, isn't it? So उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट, बट यू शुड बी फर्म. चाहे आप थर्ड ऑफिसर, ऐसा नहीं सोचना हो कि अरे यार तुम थर्ड ऑफिसर हो तुम कोई नहीं, मैं अपनी वॉच पे हूँ, मेरी ड्यूटी है, मैंने ये देखा, मैं तो ये लिखूंगा. ओके, सो ये चीज़ें जो हैं जरूरी हैं. सो दिस इज अगेन रिगार्डिंग योर रीफर. सो इसमें क्वेश्चंस बेसिकली हैं कि आपका हाउ विल यू प्रिपेयर द कंपार्टमेंट्स, ब्राइन ट्रैप, रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे तो कम आते हैं क्वेश्चन, बट नॉर्मली लोडिंग प्रिकॉशन ड्यूरिंग लोडिंग अनलोडिंग. एज अ ड्यूटी ऑफिसर मेरा क्या काम है, मेरा ज़्यादा काम यही है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट प्रिकॉशन आई एम गोइंग टू टेक ड्यूरिंग लोडिंग अनलोडिंग एंड even preparation, and why it is important to check the temperature, isn't it? And not only temperature, condition of cargo, pre-shipment inspection, and even उसके बाद लोडिंग होगी तो डेली टेम्परेचर. क्यों? कार्गो इज वेरी एक्सपेंसिव, पेरिशेबल. ये नहीं है कि स्टील है चलो एक दिन नहीं चेक किया तो अगर एक बार खराब हो गया फिर वो दोबारा उसको कुछ नहीं कर सकते. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स. सो I will send you these notes, पढ़ लीजिए, and आप once you have understood you can write in your own language. इसको explain भी कर सकते हो कि रीफर कार्गो क्या होता है. No, don't get mistaken, इसको मिक्सअप नहीं करना कि उसने पूछा तो क्वेश्चन को पढ़ने की रीफर शिप का पढ़ा, रीफर कार्गो पढ़ा या रीफर कंटेनर्स. कंटेनर्स का क्वेश्चन अलग है, रीफर कंटेनर्स की प्रिकॉशन अलग है. लॉट ऑफ टाइम मैंने देखो मिक्सअप कर देते हो, रीफर को लिखना शुरू हुआ, नीचे रीफर कंटेनर्स पे पहुंच जाते. The container, I will check there is no damage to container, reefer container is placed at a proper slot. No, ये reefer container नहीं है, ये reefer ships है, reefer cargo है. Okay, चलो, any questions from anybody? कुछ डाउट, कुछ नहीं समझ आया? सर कोई सैंपल डैमेज रिपोर्ट होगी आपके पास तो वो भेज दें. ऐसे कॉपी तो नहीं है मेरे पास, चलो देखता हूँ, मे बी अगर कोई वो नॉर्मल अगर मेरे को मिली तो आई विल शो यू, सेंड यू. थैंक्स. या मेरे को याद कराते रहिए जैसे ही मिलते हैं कि अच्छा सर वो जो जो चीज़ें हैं वैसे तो मैं लिख लेता हूँ, जस्ट टू कीप इट इन माइंड, क्योंकि अभी हमारी मेमोरी तो इतनी शार्प नहीं है, सो लॉट ऑफ मिक्सिंग अप हो जाती है. बट वो मेट्रोलॉजी वगैरह के नोट्स दे दीजिए. हाँ जी सर मेट्रोलॉजी के नोट्स दे दीजिए. अच्छा, वो बोले वो जनरल सर्कुलेशन के नहीं आए आपको? ओहो, चलो भेज दूंगा बच्चा, आज भेज दूंगा. ओके, वो भी भेज दूंगा, या रिफर्स के भी भेज दूंगा नोट्स. ठीक है, मैं देखता हूँ जो जो मेरे को मिलेगा. इसका थर्ड पार्टी डैमेज की रिपोर्ट एमएससी की होगी कहीं ना कहीं. थोड़ा सा मेरे को अपना फोरपिक स्टोर देखना पड़ेगा, कंप्यूटर भी फोरपिक स्टोर ही बन गया हुआ, नहीं सब भेज दूंगा. एनीथिंग एल्स, कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, जस्ट कीप रिमाइंडिंग जब तक आपको नहीं मिलता. ठीक है, ऐसा नहीं कहना कि अरे एक बार बोल दिया था चलो अभी दोबारा नहीं है. सो विद मी, जब तक आपके पास सामान नहीं पहुंचा, जब तक आपको समझ नहीं आया, छोड़ने का नहीं. चलो ओके डियर, देन टेक केयर. आज हमारी 1 आवर की है क्लास, यू मे बी हैविंग अनदर क्लास. टेक अ ब्रेक सो दैट 11:30 you are in the next class. Okay, थैंक यू सर. yeah, Thank you, sir. welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, welcome, bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, welcome again.